बदलाव कक्षा 12। भारतीय राजनीति समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील रही है। राजनीति कभी एक तरीके से थोड़ी रहती है। कभी राजनीति में एक दल का वर्चस्व होता है, फिर उस दल का पतन हो जाता है, दूसरे दल का वर्चस्व आ जाता है, फिर पिछला दल दोबारा शक्तिशाली हो जाता है। कई देशों में हालात खराब हो जाते हैं, कई देशों में प्रजातंत्र सफल हो जाता है। राजनीति अस्थिर है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक, तकनीक और वैश्विक प्रभावों के कारण आए। एक राजा, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, जो भी व्यवस्था है किसी देश में, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकता कि मैं तो बस यही नियम अपनाऊंगा कि इसी तरीके से राज करूंगा। क्योंकि समय है ना, समय ऐसे ऐसे फैसले करने के लिए मजबूर कर सकता है जो आदमी नहीं चाहिए। कक्षा 12 के लिए अध्याय भारतीय राजनीति में नए बदलाव विशेष रूप से 1990 के बाद की राजनीति पर केंद्रित है, जब देश में गठबंधन सरकारों, आर्थिक उदारीकरण और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा। 1990 से पहले पूरा जो दौर है 1947 से 90 के बीच में कांग्रेस का प्रभुत्व का दौर है। 1990 के बाद बीजेपी वगैरह सक्रिय हुई, क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। इन चीज़ों से पूरी जो व्यवस्था है भारत की वो चेंज होती है। एक दलीय प्रभुत्व का अंत, मतलब कांग्रेस के दबदबे का अंत। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक प्रभुत्व रहा, लेकिन 1989 के बाद स्थिति बदलने लगी। 1989 तक कांग्रेस पानी पर खिलाया गया, ले पी ले, तू पी ले। तो 1989 तक भारत में कांग्रेस का दबदबा था और उसके बाद में ये थोड़ा प्रभाव कम हुआ। मुख्य बिंदु 1967 के बाद कांग्रेस की शक्ति कमजोर होने लगी। 1989 के चुनाव के बाद केंद्र में स्थिर बहुमत की सरकार बनना कठिन हो गया। मतलब गठबंधन सरकारें बनती थी, एक कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाती। अन्य दलों और राजनीतिक गठबंधनों का उदय हुआ, क्षेत्रीय दल कई फेमस हो गए। इससे भारत में बहुदलीय लोकतंत्र के मजबूत हुआ। शुरू में तो बस कांग्रेस ही थी, न तो कोई दल खड़ा होता, न कोई अपोजिशन था, नाम मात्र का अपोजिशन था। हर जगह बस कांग्रेस ही कांग्रेस। गठबंधन राजनीति का उदय 1990 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। कल मैंने परसों बताया था, कल परसों गठबंधन क्या होता है। जब एक सरकार को निश्चित पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, मतलब 50% से एक ज़्यादा वोट नहीं मिल पाता, तो फिर वो दूसरे जो MLA MP है उनसे मिलकर सरकार बनाते, जो गठबंधन सरकार कहते हैं। प्रमुख उदाहरण NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, UPA, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। विशेषताएं, कोई एक दल पूर्ण बहुमत नहीं ला पाया, कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। नीतियों में समझौता और सहयोग आवश्यक होता है, इससे लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ी, लेकिन स्थिरता कभी कभी प्रभावित हुई। एक दल मेजोरिटी में होता है तो सरकार तुरंत फैसले कर सकती है देश हित के लिए, लेकिन गठबंधन सरकार है तो सबकी सुननी पड़ती है। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, रीजनल जो पार्टीज हैं उनका विकास होने लग गया। सबसे मुश्किल होता है 11:30 और 1:30 के बीच का समय निकालना, ये 2 घंटे। पियो पियो। मूर्ख हो तुम। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत बढ़ गया। कारण क्षेत्रीय पहचान, भाषा, संस्कृति, स्थानीय समस्याएं, राज्यों के अधिकारों की मांग। उदाहरण, अब केंद्र सरकार बनाने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। आर्थिक उदारीकरण क्या होता है? शुरू में हमारे भारत में ज़्यादातर चीज़ें थी सरकार के अधीन थी। स्कूलें 99% सरकारी, 1990 के आसपास 99%।
स्कूल कॉलेज अस्पताल 99% सरकारी। 1990 के बाद प्राइवेट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने लगी। इसको उदारीकरण बोलते हैं। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई। मुख्य विशेषताएं निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन और विदेशी निवेश FDI। प्रभाव आर्थिक विकास में तेजी आई। आम आदमी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल खोलने लग गया तो पैसा आया लोगों के पास। नई राजनीति वैसे शुरू हुई। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, कई बार गोचर की भूमि है, जंगल की भूमि है, वो काट काट के कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्रियाँ बन रही है तो फिर विरोध भी हुआ, वैसे हुई। गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ने की चिंता। वास्तव में वर्तमान पूंजीवाद में ये तो देखने को मिल रहा है, अमीर दिन प्रतिदिन अमीर, गरीब गरीब बढ़ता जा रहा है। राजनीति में आर्थिक नीतियों का महत्व बढ़ गया। सामाजिक न्याय की राजनीति 1990 के दशक में सामाजिक न्याय का मुद्दा बना। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार की जातियों में बटा हुआ ये देश, तो कोई जाति कहती है कि हम तो हजारों साल से बर्बाद हैं, हमको तो आरक्षण दो। कोई जाति कहती है हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, हमको आरक्षण दो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस कैटेगरी से बटा हुआ जो देश है जिसमें आर्थिक असमानता है, इसको दूर करने के लिए ही सामाजिक न्याय को अपनाया गया। मतलब रिजर्वेशन दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई। जैसे पिछड़े OBC को आरक्षण मिला, राजनीति में जाति आधारित समीकरण मौजूद हुए, नई सामाजिक समूह की भागीदारी बढ़ी, इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना। धर्म और राजनीति। भारत में धर्म और राजनीति का संबंध हमेशा चर्चा का विषय रहा है। जैसे धार्मिक मुद्दों पर राजनीति बढ़ी, समाज में ध्रुवीकरण देखने को मिला, चुनाव में धर्म एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। यह लोकतंत्र के लिए चुनाव भी है, चुनौती भी है और वास्तविकता भी है। मीडिया और राजनीति। मीडिया का राजनीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभाव। जनता को तुरंत जानकारी मिलती है सरकार क्या कर रही है, देश विदेश में क्या हो रहा है। जैसे अभी ये ईरान और इजराइल अमेरिका की लड़ाई चल रही है, तो मैं रोज़ 1 घंटे युद्ध को देखता हूँ। फिर उसमें खबरें आती हैं, आज ईरान ने इजराइल के इतने सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, आज फलाने देश ने फलाने देश के ऊपर रॉकेट ठोक दी। उस राष्ट्रपति ने ये कहा कि मैं नामो निशान मिटा दूंगा, वो राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं पता नहीं क्या कर दूँ। जनता को तुरंत जानकारी मिलती है, नेताओं को जवाबदेही बढ़ती है। फेक न्यूज़ की, अच्छा फेक न्यूज़ भी बढ़ गई है आजकल। झूठी खबर, क्या झूठी खबर, झूठी खबरें बहुत फैलती हैं आजकल। जैसे आजकल चल रहा है ना, LPG खत्म हो गया, अब ये झूठी खबर है, कोई खत्म नहीं हुआ, झूठी बातें। आज मैं समझाऊं। सीताराम, हे भगवान बचाओ रे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन गया है। अरे कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या बच गया, विधायिका। 3 स्तंभ तो है, चौथा है मीडिया। मीडिया है ना, किसी भी सरकार की ऐसी भयंकर बदनामी कर देगी, सरकार ही गिर जाएगी। नेताओं की वाट लगा देता है मीडिया।
कई बार आप नहीं देखते रील वगैरह के अंदर फलाना नेता फलाने जगह पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए कि और कोई व्यभिचार करते हुए। तो आज मीडिया के सामने देश है, हर आदमी कैमरे के नीचे आजकल। हम कैमरे के नीचे फिलहाल। अच्छा मैं सड़क पे जाता हूँ तो भी कैमरे के नीचे हो, सड़कों पे कैमरे लग रहे हैं। टेट कोचिंग तक चला जाऊँ 100% में कम से कम 50 कैमरों में से मेरे वीडियो बनता है रोज। हो जाता है। अब सुनो एक बात बताऊं, कैमरों का फायदा भी है। अभी क्या है कि कोई एक महिला थी रे, तो उस महिला के टावर नहीं हो रहे थे, तो कोई बाबा जी के पास गई, वो बाबा जी के पास गई महिला कि बाबा जी टावर नहीं हो रहे। तो बाबा जी ने कहा तू है ना किसी के घर के सामने मेहंदी के छापा लगा के आ जा, 7 घरों में तेरा टावर हो जाए। 7 घरों के बाहर मेहंदी का छापा लगा के आ जा। तो वो महिला क्या करती है, सुबह 4 बजे रात को 12 बजे उठ के मेहंदी ले जाती है, मेहंदी पे लगा के ऐसे हथौड़ियों के छापे लगाते 7 घरों में लगातार सीताराम। अब मैं जैसे ही उठा सुबह तो बगल वाली भाभी जी कहती हैं और लाल जी देखो रे आज क्यों हो भाभी जी, जगह जगह देखो तो क्या छापा ही छापा लागा, ऐसा छापा थे दोना लगाया जो मगर भाभी जी अपना तो सफेद आज ये लुगाइयों के काम है। तो कहा कि ये क्या है, मैंने कहा कि टूना टूटका है, टोना टोटका है ये, कुछ ना कुछ अब ड्रामा होगा तुम्हारे। सारी भाभी जी डर गई, अरे ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा कि चोर पकड़ लूं तो, जब पकड़ लो तो उसको जूते मारेंगे मिल मिल। तो एक परचून की दुकान है उसी गली में, उसके लग रहा है कैमरा, और वो जो 7 घरों में लगाया था 2 घर उसकी निगाह में है उस कैमरे के अप्रोच में। फिर मैं उसके पास गया, दुकान वाले के पास, मैंने कहा यार रात को कितने बजे लास्ट बंद करता है, कहते 11 बजे। तो सर 11 से सुबह 5 बजे की रिकॉर्डिंग देख, एक लुगाई आएगी और छापा लगा के जाएगी। तो भाई उस रिकॉर्डिंग को आगे करके देखते रहे। फिर जैसे बजे 2, एक लुगाई आई मोटी सी, थैली हाथ में ले रखी और ऐसे ऐसे करे छापा लगाए, ऐसे ऐसे करे छापा लगाए। फिर लोगों ने पहचान लिया उसको कि भाई तो खाता नहीं, खाती होगी तू लुगाई, कहते खाता नहीं है तो। फिर खातन के पास गई लुगाइयाँ, मैं तो गया नहीं, भाभियों को भेज दिया कि जाओ चोर तो पकड़ लिया मैंने। तो जाके पूछती हैं, अरे बहन मेहंदी लगानी थी तो तेरे बालों के लगाती, तेरे माथे के लगाती, तेरे मुंह के लगाती, ये क्या छापा कर रही थी तू? कहा मैं तो नहीं थी। फिर तेरे वीडियो देख ले, अब तेरे को पीटेंगे, पुलिस के पास ले जाएंगे, क्या टोट के करती है। वो घबराया। तो कहा चल ठीक है तेरी हर गुनाह माफ है, पर बता तो दे। अरे राम प्यारी क्यों छापा लगाई? तो वो बोलती है कि मेरे टावर नहीं हो रहे थे, मैं तो बाबा जी के पास गई थी। फिर बाबा जी ने क्या कहा, कहते 7 घरों के मेहंदी के छापे लगाते, रात को टावर हो जाएंगे। तो ये क्या है, पाखंडी तो है। अरे पाखंडी तो है। चुनावी सुधार, भारतीय चुनाव प्रणाली में कई सुधार किए गए। पहले तो क्या है, चुनाव वोट डालते थे ना, तो एक पर्ची होती थी, उसके ठप ठप ऐसे मोहर लगाते और वह उस पर्ची को मोड़ के येलो जी, उसमें फर्जीवाड़ा होता था। क्या अंदर है ना वो गुंडे टाइप के लोग आते और वो मोहर ले ठक 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 50 100 200 हायर फिर कर देते, बस जीत गया सरपंच। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। चुनाव खर्च पर नियंत्रण किया गया। मतलब क्या निकला,
पहले ना एमएलए एमपी सरपंच ने मनमाओ जितना पैसा उठाते थे चुनाव खर्च में, और फिर जीतने के बाद में वो सारे दोबारा वसूल लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, लिमिट कर दी कि इससे ज़्यादा कोई खर्च नहीं कर पाएगा। महिला सशक्तिकरण और राजनीति। महिला सशक्तिकरण क्या होता है समझो? महिलाओं को शक्ति देना। इस देश में पहले किसी आदमी की लुगाई मर जाती थी ना, तो वो दूसरी लुगाई ले आता था ब्याह करके, और एक साथ 3-3, 5-5, 10-10, 15-15 लुगाई रखते थे एक आदमी। मतलब ये निकला एक आदमी 5 लुगाई रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन समय में ऐसे था, एक लुगाई 5 आदमी नहीं रख सकते ना। ये बताओ, एक राजा के 5 रानियां सुनी मैंने, 10 रानियां सुनी, 25 रानियां सुनी, लेकिन एक रानी के 5 राजा सुने क्या? बताओ लॉजिक है। अब नियम क्या बन गया, एक आदमी एक लुगाई, एक आदमी एक लुगाई। एक आदमी एक ही ब्याह कर सकता है, एक से ज्यादा ब्याह करेगा गैर कानूनी है। पहले पिछली को तलाक दे, फिर अगली से ब्याह कर। आजकल ये को नाटक हो रहा है, ये जो कई जगह मैं सुनने में आया है कि लड़कियों का ब्याह हुआ, किसी लड़की का ब्याह हुआ, मोहल्ले से अड़बड़ हो गई, अब उसको छोड़ के चले गई अपने पियर, उसको तलाक भी नहीं दे रही वो, और मैंने एलिमनी ली थी। एलिमनी क्या होती जानते हो? तलाक भत्ता, एलिमनी। अब वो न तो कुंवारा न बैठाया, मुझे ये बताओ उस लड़के का क्या बनेगा? उस लड़के से पूछो तू शादीशुदा है, कहते हाँ। लुगाई कहाँ है, कहते नहीं। क्या फायदा हो? अगर रोटी तू लुगाई की नहीं खा रहे, क्यों पैसा लगाया? अब उनमें शादी भी नहीं कर सकता वो, क्यों? तलाक नहीं हुआ। वो घर पे आ रही नहीं है, वो शादी कर नहीं सकता, और मैंने 10-15 हज़ार फरमाइश के हिसाब से एलिमनी जा रही है उसको। अब बोल, ये नरक है। तो कई बातें ऐसे देखने को मिलती है, कई जगह तो ऐसा लगता है, अरे कई जगह ऐसा लगता है कि वास्तव में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, और कई जगह ऐसा लगता है कि घोड़ी गायों पे, बड़दों पे अत्याचार हो रहा है, उनको ऐसे अधरजूत कर रखा है। अपने देश में एक प्रथा थी, सती प्रथा। उसमें क्या होता था कि एक आदमी मर गया तो लुगाई को मोटिवेट करते थे, कैसे आदमी के साथ तू भी चलता, देवी बन जाएगी, तेरा मंदिर बनाएंगे, तेरे पगलियां पूजेंगे, तेरी आरती उतारेंगे, तेरे पद यात्रा होगी, ये वो मोटिवेट करके उसको जला देते थे साथ। और वो बाहर गालते और आप बारह तातो रहे फिर उसके सुनते नहीं थे। इसको सती प्रथा कहते थे। लेकिन गलत है ना। अरे कोई आदमी मर गया, वो महिला नहीं मरना चाहती, वो कहती है मैं जीना चाहती हूँ, टापरों को पालना चाहती हूँ, टापर नहीं है तो भी जीना चाहती हूँ। वो गलत है ना सती प्रथा। अरे मैंने सुना है कि एक आदमी मर गया तो सती सती होगी, उसके ऊपर महिला मर गई तो कोई सता नहीं हुआ आज तक। वो 6 महीने बाद ही दूसरे ब्याह करने की फिराक में रहता है। 1 महीने में इंस्टा पे मैसेज भेज देता है, 1 महीने में इंस्टा पे मैसेज भेज देता है और अपडेट कर देता है अनमैरिड। तलाकशुदा कहाँ? अच्छा अब मुझे बताओ, गलत था ना सती प्रथा? अच्छा दूसरा बाल विवाह गलत था। कैसे? ये जो 18 साल से कम लड़की हो और 21 से कम लड़का हो, 18 से कम लड़की, 21 से कम लड़का, यदि वो शादी कर लेते थे बाल विवाह है। और पहले तो आज से 30 साल पहले तो बहुत बाल विवाह होते थे। मैं तो 26 साल का था, अभी तो 40 का हूँ। लगता नहीं मैं 40 का, लेकिन हूँ 40।
आगे नहीं बोले। तो बता, कोई टावर है 10-15 साल का, उसका ब्याह कर दिया तो ब्याह का अर्थ भी जानता है कि ब्याह क्या होता है? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे साथ कोई गुजरों के मेरा भाईला था, गुजरों के था, तो 7वीं क्लास में पढ़ते थे हम, और 7वीं क्लास में इंटरवल में उसकी पत्नी उसके लिए क्या लाती थी? टिफिन लाती थी। मेरे को हंसी आती थी, क्योंकि वो गेट पे कई बार मैं मिल जाता तो कहते थे कि मेरे पति को दे देना। फिर वो पति 7वीं क्लास में पति, मैंने पूछा उससे, अरे बोला राम तेरा ब्याह कब हुआ रे? तो कहा मैं तो बचपन में हो गया था। जितने को याद भी है क्या कि थोड़ा थोड़ा याद आता है कि भाई घर वाले ऐसे कह रहे थे तेरे को जलेबी खिलाएंगे, लाडू खिलाएंगे, तेरे को कपड़े सिलाएंगे, तू ब्याह कर लेगा कि हो, बस इतना याद है। तो बाल विवाह भी गलत था, महिलाओं पे एक प्रकार से जाती है, सती प्रथा, बाल विवाह। एक महिला को पढ़ाते नहीं थे। अब पता है क्या, ऐसा सोचते थे कि लड़की पढ़ लेगी तो अगले लोगों को न्याय करेगी, लड़का पढ़ेगा हमको न्याय करेगा, ऐसे सोचती रहे। इस कारण से लड़कियों को 2-5 क्लास ही नहीं पढ़ाते थे शुरू में, फिर 5वीं तक पढ़ाने लगे, फिर 8वीं तक। आजकल तो लड़कियां ज्यादा ही पढ़ रही है शायद लड़कों से। क्लास में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, लड़कों कम होती है। देख लो, डबल है तुमसे वास्तव में। मैरिड में देख लो, टॉप 10 के अंदर 6-7 लड़कियां मिलेंगी, तो लड़के कई कामों में बिजी रहते हैं। जैसे घरगृहस्थी का बोझ पड़ जाता है, घरगृहस्थी का बोझ पड़ जाता है, रुपया टका लेट देट भैंस पार्टी झोटा ट्रैक्टर कई हो जाता है। लड़की ठाली रहती है, पढ़ती रहती है बावड़ी तरह, इसलिए वो मैरिट आ जाती है। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो इसको महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ? अरे सुन ले, लड़कियों को पढ़ाना, सती प्रथा वगैरह पे बैन कर दिया, बाल विवाह खत्म कर दिया, बाल मजदूरी बंद कर दी। 18 से ऊपर ही थे। अब मानो सगाई हो गई, अरे तो डीट सगाई होने से कौन सा अपराध हो गया? कोई बात नहीं है, तो टापर है, खेल लेते, कोई बात नहीं। अच्छा, पंचायतों में 33% आरक्षण है, संसद में महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है, लोकतंत्र में समानता। अच्छा एक और बात है, पहले किसी गांव में महिला को सरपंच दिखती नहीं थी, और आजकल तो महिलाओं की सीट आती है सरपंच के लिए। एमएलए भी लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 200 में से 15-20 एमएलए अपने महिला मिल जाती है, एमपीज भी महिला बनती है। तो ये महिला सशक्तिकरण के उदाहरण है। अच्छा, एक तो मैं ढंग से जान गया इस समाज के बारे में। पहले लड़का डिसाइड करता था कि मैं इससे ब्याह करूँ कि इससे करूँ, इससे नहीं करूँ कि इससे क्यों करूँ, लड़का डिसाइड करता था। अब लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़के की फोटो जाती है लड़कियों के पास, लड़की डिसाइड करती है इससे करूँ कि नहीं करूँ। कमरा किराए लेके रहते हैं ये कंपनी में जॉब करने वाले, तो बोल लड़के जॉब कर रहे हैं कि लड़कियाँ भी कर रही हैं? बराबर है। जेसीबी कंपनी के बाहर जाके देखो, लड़के और लड़कियां बराबर निकल रहे हैं। मणिपाल के सामने जाके देखो, जेके यूनिवर्सिटी के सामने जाके देखो, हर हाँ लड़के लड़कियां बराबर हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, इसका मतलब महिला सशक्तिकरण हो रहा है भाई। नई राजनीति और युवा भागीदारी। आज के समय में युवा राजनीति में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर युवा खड़े हो रहे हैं, सरपंच के लिए युवा खड़े हो रहे हैं। वैसे आज है ना, सरपंच के लिए तो ये डोकरे हैं ना, ये नहीं टिकने दे रहे। सरपंच की सीट तो अक्सर डोकरों के पास आती है, मतलब 100 में से 90 सरपंच है ना 50 साल के उम्र के हैं। सही कह रहा हूँ, डोकरे हैं ना, ये सरपंच को नहीं, पोस्ट को नहीं छोड़ रहे। ज़्यादा भी नहीं तो 80% तो डोकरे हैं सरपंच, 20% जवान है। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, सोशल मीडिया हो रही है, रोजगार और विकास के मुद्दे। नई पीढ़ी राजनीति में नए विचार ऊर्जा ला रही है। निष्कर्ष क्या निकला इस पाठ का?
भारतीय राजनीति में आए नए बदलावों ने लोकतंत्र को अधिक व्यापक और गतिशील बनाया है। एक दलीय प्रभुत्व के अंत, गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों ने देश की राजनीतिक दिशा को बदल दिया है। हालांकि इन बदलावों के साथ कुछ चुनौतियां भी आई है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता। फिर भी भारतीय लोकतंत्र अपनी विविधता और शक्ति के कारण निरंतर आगे बढ़ रहा है। भविष्य में भी यह बदलाव देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।